तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और इसमें इस तरह की कोई भी पदार्थ नहीं है जिसको डॉक्टर भी अक्सर परहेज़ करते हैं कि स्टेरॉयड वो तो एक सिस्टम से देते हैं, अगर वो उनकी गाइडेंस में हो तो अच्छी बात है। सब आजकल सेल्फ एक्लेम का ज़माना है, हर कोई कहता है कि मैं दुनिया भर में प्रसिद्ध हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम से है। छानबीन से पता लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो अकेला ही प्रतियोगी था, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका होना ही था। तो इस प्रकार की जो नई तो नहीं है, लेकिन हम जैसे लोगों ने सुना नहीं, तो इसकी सरकारी लेवल पे या इंस्टीट्यूशन लेवल पे कोई रिकॉग्निशन है कि जिससे पता लगे कि हाँ जी इसको मान्यता मिली हुई है? जी, बहुत अच्छा सवाल है मान साहब आपका। एक्चुअली अगर आप देखें कि रिकॉग्नाइजेशन लेवल पर अभी इंडिया में नहीं है ये पैथी, बट जब से इंडिया में आई है तब से कुछ लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी है, कोर्ट में भी इसके मामले गए हैं। उनमें ये चीज़ें क्लियर, अलग अलग कोर्ट में अलग अलग टाइम पे ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन ली है तो आप उनको प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते, आप उनको दवाइयाँ बनाने और बेचने से नहीं रोक सकते। उसके लेवल की उसकी जो क्वालिफिकेशन और जो उसकी पढ़ाई ज़रूरी है, तो आप उन चीज़ों को नहीं रोक सकते। और बाकायदा एक कोर्ट ने तो ये भी डिसीजन दिया है कि आप लोग डॉक्टर शब्द का भी यूज़ कर सकते हैं। और उन्होंने क्योंकि इसके लिए हामी भरी है जी, तो उन्होंने बिल्कुल दवाइयाँ भी जांची होंगी जी, और जो डॉक्टर इसको देंगे उनको भी जांचा होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए कोई शंका नहीं होनी चाहिए जी। किसी को फायदा होगा या नहीं होगा वो तो हर एक चीज़ का ही होता है। जी। तो किसी के माफिक आने की बात है ना। जी, जब ये कोर्ट में केसेस गए तो बाकायदा मरीजों के जो उनके रिकॉर्ड्स थे वो भी मंगाए गए, उन्हें भी जांचा गया, उन्हें वेरीफाई किया गया, तब जाकर के आए हैं। और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि राजस्थान में अभी कुछ ही साल 2 साल पहले ही इसको रिकॉग्नाइज राजस्थान सरकार ने किया है। तो स्टेट लेवल पर हरियाणा में भी हमारी लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है। हमारी काउंसिल है इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा, 2016 में वो काउंसिल रजिस्टर्ड हुई, लेकिन उससे पहले भी जो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर विनोद खनगवाल जी रोहतक से हैं, वो तकरीबन 23-24 साल पहले से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए, और उन काफ़ी हद तक वो अभी उसमें सक्षम हुए हैं और हरियाणा गवर्नमेंट के साथ लगातार बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि हमें इस साल के अंदर जो नेक्स्ट ईयर जो आएगा इसमें रिकॉग्नाइजेशन हरियाणा भी में मिल जाएगी। लेकिन जो एक बड़ा सवाल था कि इस पर विश्वास कैसे करें, वो मैंने आपको क्लियर किया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो प्रेजेंट सरकार है इन्होंने आयुष डिपार्टमेंट बनाया, जो पहले बाहर रहते थे अब वो सिविल हॉस्पिटल का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे वो आयुर्वेदी है और चाहे वो होम्योपैथी है या नेचरपैथी है, उन्होंने इसको शामिल किया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये पैथी भी उनमें भी सरकारी अस्पतालों में भी एक अलग डिपार्टमेंट में दी जाए। जी मतलब अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो नई बनी, उसकी महाराष्ट्र सरकार ने भी अभी थोड़े टाइम पहले ये ऑर्डर्स दिए आयुष डिपार्टमेंट को, जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो आयुष डिपार्टमेंट उनका रजिस्ट्रेशन कर रहा है वहाँ पर। तो ये जो एक प्रॉपर प्रक्रिया चल रही है। एक जो सबसे पहले सवाल होना चाहिए था जी, वो अब है, वो सवाल है जेब का। जी, और देखिए कि जो एलोपैथी की मेडिसिन हैं, खास करके कोविड के बाद उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आपको भी कभी कभार फैमिली या बच्चों के लिए अगर खरीदनी पड़ती है तो अगर पुरानी रेट याद हो तो 4-5 गुना से भी ज़्यादा, कई चीज़ों के 10 गुना भी बढ़ गए हैं। जी, तो वो काफ़ी, देखिए हर एक के बस की बात भी नहीं होती, इलाज वो करवाना चाहता है लेकिन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसमें खर्चे वर्चे का कितना बड़ा बोझ पड़ता है पेशेंट पे? मान साहब, इसको ना हम 2-3 तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको कोई भी इलाज तब महंगा नहीं लगता जब वो आपका इलाज हो जाए। जी दुरुस्त। आपकी कोई भी डिसीज है, आपने किसी भी पैथी में किसी भी तरीके से वो इलाज करवाया, आपका कितना भी खर्चा लगा, लेकिन अगर आप ठीक हो गए तो वो आपको महंगा नहीं लगेगा। नंबर 2, इसको इस तरह से भी समझेंगे मान साहब, हालांकि मैं बेसिक सी बात करूं तो हमारी जो है
15 दिन की दवाई 400-500 रुपये में आ जाती है, हमारी हफ्ते की दवाई 300 रुपये में भी आ जाती है। एज पर डिसीज, एज पर पेशेंट, एज पर क्रोनिक और उसके उस चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट इन चीज़ों को मैं एक इस तरह से भी समझाना चाहूँगा कि मॉडर्न साइंस में जिन बीमारियों के डायग्नोज होने के बाद उन पूरी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ती हैं आपको, लाइक बीपी हो गया, लाइक आपको हार्ट डिसीज़ हो गई, आपको थायराइड हो गया, मतलब इस तरह की कोई मैक्सिमम बीमारियां ऐसी हैं जिनको होने के बाद आपको पूरी उम्र दवाई खानी पड़ती है। उनकी डोज भी बढ़ती रहती है एक वक्त के बाद, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस पावर उतनी ही, जैसे लाइक शुगर भी उनमें से एक है। तो मैं जो आपको एक बात कह रहा हूँ कि ये पैथी आपको जड़ से बीमारी को ख़त्म करती है, पूरी तरह से क्योर करती है। अब वो अलग बात है कि किसी में 3 महीने, किसी में 6 महीने, किसी में 12 महीने, किसी में 18 महीने, उस पेशेंट के डिसीज़ और उसके क्रोनिकल्स पे उस पर डिपेंड करता है। अब एक तो आप 500 रुपये महीना पूरी उम्र दवाई खाएंगे, आप 20 साल, 30 साल, 50 साल जितना भी व्यक्ति जीता है उतना खा रहा है। और एक आपको ये हो गया कि चलो जी मुझे मतलब मैक्सिमम इसको 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, मान लीजिए 2 साल भी मान लीजिए खानी पड़ती है, और वो आपकी महीने की दवाई 1000 रुपये की है। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेशन करें?